राम राम जी। मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार मंजीत पांचाल। दोस्तों, मैं मंजीत पांचाल कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, इसकी एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है। और मैं आप लोगों के सामने रूबरू एक मकसद से आया हूँ। कई लोग मेरे भाई हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने। ये मेरे बारे में आपको पता चलेगा कि मंजीत पांचाल कैसे बना, कैसे खड़ा हुआ। बस वही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। और मेरी बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम ज़िंदगी में टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। तो मेरी जर्नी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, किस तरीके से स्टार्ट हुई। मैं उस समय से एज ए एक्टर, एज ए आर्टिस्ट बना जब हमारा रागनियों का दौर था। बहुत अच्छे अच्छे रागनी गायक जब गाते थे, ऐसे डोलियां मारते थे, ये करते थे, तो उस टाइम पे उनका दौर, तो मैं नहीं बोलूंगा कि भी दौर खत्म किसी चीज का नहीं होता, अब दोबारा फिर रागनियों का दौर आ गया। उस टाइम पे मैं एज ए हीरो मेरी एंट्री हुई थी जब रागनियों का दौर खत्म होता है। घड़वे बिंजुओं का जो साज था वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा कम होता जा रहा था और वेस्टर्न म्यूजिक का हरियाणा में म्यूजिक पर बने लग रहा था। उस टाइम मेरी एंट्री हुई थी लगभग 1999 के दिसंबर में। मैं एज ए हीरो मार्केट में लॉन्च हुआ था। वो दौर ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि रागनी गायक थे, उनको उनके लिए दौर ऐसा था कि भी स्टेज कम होने लग रहे थे और उनको टेंशन थी आगे क्या होगा भविष्य में। हर किसी की ज़िंदगी में ये टेंशन वाला शब्द नहीं आता रहता है। मेरी भी ज़िंदगी में काफ़ी बार आया क्या होगा क्या होगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही तो मंजीत पांचाल आज आप लोगों के सामने है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी हिम्मत मत हारिए। जब देखो आपको पता है, कोई किसी भी फील्ड में होता है, लगभग जो नंबर वन और जो चीज़ें तरक्की या इतिहास रचते हैं वो गरीब परिवार से आके लड़के ही इतिहास रचते हैं। मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत गरीब परिवार से मैंने जन्म लिया और पढ़ाई के साथ साथ सोचता था कि भाई जो टीवी पे आते हैं इस तरीके से मैं कब आऊँ। मेरा भी सपना था मैं हीरो बनूं, लेकिन हीरो बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के जब आप मेहनत करोगे तो जिस भी फील्ड में आप जाओगे तो उसमें आप कामयाब जरूर होगे। अभी ऐसे ही था कि जब मैं आपको अपनी हिस्ट्री ये बताऊंगा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया। जब लगभग 1997 में ये लगा लो, नरेंद्र बलारा जी का एक गाना आया था, याद आई, मैंने तेरी याद आई। ये DD1 पे चलता था और लगभग ये लगा लो 15-16 साल का था मैं लगभग। तो मामा के घर पे, जैसे मामा के गांव में छुट्टी वुट्टी के लिए जाते थे तो वो गाना DD1 पे आता था। हम वो घुमाते थे ऊपर एंटीना वगैरह, तो मुझे पता था उसकी टाइमिंग क्या, सारी जगह फेमस हो चुका था वो गाना। तो DD1 पे जब वो गाना आता था तो मंजीत, मैं मतलब मंजीत पांचाल मंजीत था, मंजीत पांचाल नहीं था जब तक। तो मेरे मामा के लड़के जब वो गाना आता था, बोले तो तेरे गाँव तो है, बोले तू गाना गुणा में क्या इनमें कर लेना तो इनके साथ एक्टिंग। तो मैं कहीं ना कहीं वो बोलते ना झूठ बोलते हैं भाई, अरे वो बुलाओ तो मैंने, पर मैं जाता को ना। हम बचपन में कई बार ऐसी झूठ बोलते हैं, लेकिन इस झूठ के अंदर है ना कहीं सरस्वती माँ मेरी जुबान पे बैठी हुई थी। बोलो हाँ तू झूठ बोल रहा है। मैं बोला यार सच में, मैंने कई बार बोला हाँ हमारे पड़ोस में घर है, बोला मैं जाता कौन। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई ऐसी थी कि जैसे कि नरेंद्र बलारा जी तो गाना करते थे, लेकिन डायरेक्टर और लिखते थे कुलदीप बलारा जी। और कुलदीप बलारा जी के जो पुत्र थे बड़े संदीप, वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं और आज भी हैं, ऐसा नहीं है। बट वो मिलना जुलना कम हो गया, वो अपनी अलग फील्ड में चले गए और मैं अपनी अलग फील्ड में चला गया। तो कहीं ना कहीं वो सरस्वती माँ बैठी हुई थी। उसके बाद जैसे कि वो मुझे बोलते थे तो मैं इन चीज़ों पर गौर होने लगी, यार नाटकों में मैंने वहाँ झूठ तो बोल दी तो मैं क्यों ना आ जाऊँ इनमें। लेकिन कहीं ना कहीं एक शर्म सी, एक डर हाथ था कहीं ना कहीं घर वालों का भी और दादा दादी का भी, ताऊ ताई का, सबका ज्वाइंट फैमिली थी। और मैं टीवी देखता, गाने गुने सुनता, जैसे अपने पहले कैस्टों का दौर होता था, गाने गुने देखते रहते थे भाई। गाने देखते रहते थे, सुनते रहते थे, यार हम भी इसमें आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता है ना चेंज होता गया। लगभग जब 99 में हमने स्कूल में नाटक वाटक करे, उनमें मैंने हिस्सा लिया, इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरे गुरुजी थे किशन चंद शर्मा जी। उससे पहले मैं जैसे कि गोविंदा जी को के गाने देखता था, अखियों से गोली मारे, किसी डिस्को में जाएं, उन तरीके से मैं फॉलो करता था, मुझे वो बहुत पसंद थे। जब तक ये नहीं पता था भाई गुरुजी इनको देख के सीख रहे तो ये गुरुजी हो गए। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनका डांस वांस वो करने की कोशिश करता था मैं।
और जैसे फिर मैंने बताया कि दिसंबर में जैसे गुरुजी से मुलाकात होगी, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम दवाई वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, मैं और कुलदीप बलारा जी का लड़का। तो जो गुरुजी थे वो बोले बेटा क्या करता है तू? माँ जी कुछ नहीं, मैं तो अपना पढ़ा करूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बोला नाटक नुटक का इंटरेस्ट है क्या तेरा? माँ जी वो मेरे साथ मेरा दोस्त था, वो बोला जी वो स्कूल से कल में पूरे नाटक करे है। बोला अच्छा, बोला एक दो डायलॉग बोल के दिखा। तो मेरे को एक डायलॉग दिया गया था पहली बार, बोला ये डायलॉग बोल कि जैसे बाप बेटे की लड़ाई चल रही है और चाचा खड़ा उड़े, और चाचा आके डायलॉग बोलेगा अरे बेटा पप्पू बाप के सामने नहीं बोलिया करते, यो बाप की इज्जत का सवाल से। बोला यो डायलॉग इस टाइप का बोलना है। मैंने पहली बार जब मैंने डायलॉग डूल का इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी, मेरे सामने गुरुजी थे तो बोला बोल दे। तो गुरुजी नज़र के चश्मे लगाते थे, तो मैंने उनका चश्मा उतार के मैं बोला चाचा जो हमारे घर का मामला है, हमारे घर के बीच में बोला ना तो अच्छी बात नहीं होगी, अपना घर चला जा, आई समझ में। तो मैंने इस टाइप का कोई डायलॉग बोला ना तो गुरुजी इतने खुश हो गए, वो बोले बेटा बहुत बढ़िया, रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम में दिल्ली में चलेगा तू? माँ जी घरा पूछनी पड़ेगी। बोला बेटा अच्छी बात है घरा पूछने की, लेकिन कामयाब वो है अगर बेटा जो चुप के मैंने मैं करके दिखा दे। वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बढ़ गई वो बात। मैं चोरी चुप के जैसे भाई पहली बार मैं दिल्ली गया, और आप झूठ मानोगे यार, मतलब वहाँ पे जाके हम दहेज प्रथा का नाटक करने लगे। वहाँ जो रेडियो स्टेशन वाले बैठे थे वो बोले नहीं नहीं यार ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, कुछ और करके दिखाओ। तो गुरुजी कंफ्यूज हो गए। गुरुजी ने हम सारे इकट्ठे, बोला 2 मिनट का आपको टाइम है, कुछ अलग से स्क्रिप्ट बनाओ। बोले ये बहुत हो गया, दहेज फलाना फलाना कुछ भ्रूण हत्या पे करके दिखाओ। तो छोटा सा था, उम्र छोटी थी, लेकिन समझ से कहीं ना कुछ होता है जो करके दिखाई देते हैं। गुरुजी बोले भाई क्या करा? माँ जी वो कुछ मैं बताऊं, क्योंकि वो उस टाइप का नाटक हमने ना 15-20 दिन पहले स्कूल में करा था। मैंने वहां पे सीधा एकदम से गुरुजी से बोला माँ जी ऐसे ऐसे दारू पी गए आप, आजकल जो भ्रूण हत्या का मामला चल रहा है ना भाई, लड़कियों का ये था भी एक भ्रूण हत्या हरियाणा में ज्यादा हो रही है, ये इस टाइप के मतलब फैली हुई थी कि भाई भ्रूण हत्या पे कुछ करो आप। तो तुरंत मैंने इस चीज़ के बारे में मतलब एक छोटी सी स्क्रिप्ट गुरुजी को बोला, माँ जी इतना तो मेरा वो नहीं है, मैंने एक नाटक किया था, अगर वो उस टाइप का आप कर देते तो अच्छा। बोला हाँ जो भी करना तुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप झूठ मानोगे, मतलब गुरुजी आज मेरे स्वर्ग में है और मैं यहाँ नरक में हूँ। मैं वो छोटा सा था, लेकिन मैंने ना वहाँ पे जाके एक दारू की एक्टिंग करी, उसमें भ्रूण हत्या का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने वैसे कर रखा था नाटक। तो जैसे मैं घर में जाता हूँ, मेरी माँ रूसी बैठी है, क्योंकि घर में 2-3 छोरी पहले हो रही थी, चौथी और थी उन्हें, मतलब चौथी और पेट में थी, वो पता चल जाए वो दुखी सी है। और मेरी माँ मेरे ऊपर आ गए वो पड़ जाए, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने दारू की एक्टिंग करी थी, वो मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाऊंगा। मैंने आज तक दारू को छू के नहीं देखा, आप शायद झूठ मानोगे मेरे दोस्तों, मैंने बीड़ी सिगरेट दारू मांस मीट आज तक कुछ नहीं खाया है जिंदगी में, ना मैंने सूंघ के भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मेरे घर के मेरे फादर भी कई बार ले लेते थे, मूड में होते थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जहन में था। तो वहाँ जाके मैंने जो एक्टिंग जाके वो उस टाइम पे करी थी, वही उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसी ने आपको मंजित पांचाल दे दिया। तो मैं बोला क्या सोचा रहे हो, सोचा है कि स्वादी हो गया डायमंड में। तो ये दोस्तों मेरी एक्टिंग जो थी, इसने ना सब कुछ बदल के घेर दिया, और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल चला, घर वालों को भाई पता चला ये कहीं ना कहीं बाहर रहता है, दादा भी गुस्सा करा, ताऊ तू और सब थे उन्होंने गुस्सा करा। फिर आहिस्ता 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 थोड़ा सा गानों का स्टार्ट हो गया, 2001 के आसपास में रेडियो स्टेशन पे था, फिर गानों का दौर स्टार्ट हो गया। कई आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनका इतिहास मतलब मैं बताऊंगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आज सुपरस्टार बने, उनका दौर देखा मैंने भाई कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे कैसे। जैसे कि उस टाइम पर रागनी गायक थे आज़ाद सिंह खांडा जी,
शायद आप सोचोगे यार उनकी एक एल्बम, हमने एल्बम करी थी, उनके भी गाने थे, मेरे भी गाने थे, वो रागनी छोड़ के गानों में आ गए थे। तो उस एल्बम में पहले उस टाइम पे एज ए हीरो मार्केट में लगभग मेरी एंट्री हुई थी हरियाणा में। और रणवीर बडवासिनिया जी हैं, उनके साथ भी मेरी एक एल्बम है, दो दूनी चार, बहुत अच्छे महान हमारे गायक कलाकार, रागनी गायक कलाकार, उनके साथ भी मेरी एल्बम आई। उनके शिष्य हैं राम के जीवन पुरवाड़ा भाई हैं मेरे, मतलब बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है। मैंने वो दौर देखा जब मैं उनके गुरुजी के साथ रिहर्सल वगैरह करता था। तो रामकेश भाई जब उनके पास मिलने आते थे तो मतलब मैंने देखा है, आज भी मेरे को वो सीन याद है। रामकेश भाई और चौखट के पास ऐसे खड़े रहते थे कुर्ते पजामे में। तो वो चीज़ें भी याद आती हैं कहीं ना कहीं जहन में, भाई यार वो आज वो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए मार्केट में, इंडस्ट्री में। तो वो चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे देखे। जैसे एक बार की बात, वो मैं बात बताऊंगा आपको केडी भाई की सबकी। तो उससे पहले मैं आपको स्ट्रगल बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ज़िंदगी में कैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, क्या क्या मैंने फेस किया है। घर का ब्यों बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, किराया भी नहीं होता था, सही बताऊं मैं आपको। ये जो आजकल बहाने बनाते हैं ना कि भाई मैं, मेरे पास किराया नहीं है, मैं कैसे जाऊं, यार जिम के पैसे नहीं है, मैं कैसे जिम करूं। मतलब यार मैं ईंट होती है, ईंट पे एक्सरसाइज करता था, रेस मारता था। सोचते हैं यार बॉडी खाने के लिए प्रोटीन नहीं है, आज हम ये करें, ये बहाने होते हैं दोस्तों। आप घर में सुख से दो रोटी खाएंगे ना, वो भी आपको एक एनर्जी देंगी और वो खुशी देंगी, जो एक प्रोटीन नहीं दे सकता। ये बहानेबाजी नहीं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, ये चीज़ें छोड़ दो आप। अब मैं वहाँ आता हूँ दोस्तों, जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी इंडस्ट्री में, आप झूठ मानोगे 4 साल में मुझे 200 रुपये मिले थे। शायद इस बात पे यकीन ना हो आप लोगों को, अगे यार कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, सच्चाई है दोस्तों, पैसे नहीं थे, 200 रुपये मिले। तो उस टाइम ऐसा लगा था यार, बहुत खुशी हुई थी, मगर यार 200 रुपये की औकात होगी मेरी, मुझे 200 रुपये मतलब मिलने लगे। स्ट्रगल चलता रहा, गाना लड़कियों के साथ आया। एक बहुत बड़ा किस्सा सुनाता हूँ मैं। मेरे फादर साहब सुबह सुबह घूमने फिरने गए हुए थे, तो मेरे गाने आए थे लड़कियों के साथ। और उस टाइम पे बहुत बड़ा पाप सा लगता था हरियाणा में किसी लड़की को पकड़ना या उसको छूना, मतलब ऐसा लगता था इसने तो बहुत बड़ा मर्डर कर दिया। मेरा गाना केबल पे वगैरह पे चलने लग गए थे उस टाइम पे। तो फादर घूमने गए थे जैसे अपने गांव में, तो भाई घूमना फिरना बोला करें, बोला रहा बज्जे, मेरे पापा का नाम विजय पाल था लेकिन बज्जे बोला करते, बोला बज्जे, बोला हाँ भाई, बोला छोरा हीरो हो लिया, बोला है, बोला गाने गुने आने लगे छोरा के, बोला बोला अच्छा, बोला अभी भी चल रहे होंगे कि बोला बाजा दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं फादर को लेके गए। फादर को कहीं ना कोई खुशी तो हुई, लेकिन जैसे ताऊ और चाचा रहे उनको ये पसंद नहीं थी ये चीज़ें मेरी। तो घर में भाई गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, धमकाया भी, बोला यो के काम है, के है फलाना, अपना पढ़ ले लिख ले, के काम ढूंढा है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि यार कुछ करना है, क्योंकि हालात ऐसे देख लेते। जब मैं आपको बताऊंगा मेरे हालात, मैंने वो चीज़ें देखी हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं बसों पे लटक लटक के जाता था शूटिंग में, उनके लिए मैं हीरो होता था, लेकिन उनको ये नहीं पता ये हीरो बसों पे ग्रीस लगा देते थे पहले अपने हरियाणा में बसों के ऊपर, कि बच्चे ऊपर ना चढ़े, पूरे हाथ ग्रीस में धस जाते थे, चढ़ते थे, कपड़े खराब हो जाते थे। और वो कपड़े मेरे नहीं होते थे, वो कपड़े भी मेरे दोस्त थे, उनके कपड़े में मांग मूंग के लेके जाता था। और जब वो कपड़ों पे ग्रीस लग जाता था ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी, माँ यार वो क्या कहेंगे, हमारे कपड़े खराब कर दिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी हैं। जब मैं मतलब ठंड होती थी बहुत ज़्यादा, शूटिंग चल रही है और एक गाना नहीं होता था, आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होगी, 8-8 गाने होते थे एक एल्बम में, और 4-5 गाने मुझे करने पड़ते थे एज ए हीरो। 1-2 गाना और कोई कर लेता था, जैसे कंपनी का मालिक होता था वो कर लेता था, 1-2 और कर लेते थे जैसे, लेकिन लगभग गाने मैं ही करता था। तो जब शूटिंग खत्म होती थी तो शाम हो जाती थी, रुकने का कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, कहीं रुकने का कुछ नहीं होता था, भाड़ा भी नहीं मिलता था। शाम को पीठ थपथपाई जाती थी, बहुत बढ़िया काम करा बेटे, बहुत बढ़िया, ठीक है, और रोटी भी नहीं मिलती थी। शाम को जब ठंड होती थी तो अब बस में अंदर नहीं घुस सकते थे, जो छत के ऊपर टायर डाल देते थे बसों के ऊपर, शायद अब तो नहीं होगा, अब तो बहुत भाई आप लोगों के प्यार से अब तो गाड़ी वाड़ी है, घूम लेते हैं उसमें। अब बस नहीं देखे, मुझे नहीं पता छत पे टायर वायर रखते, तो वो आप लोग देख लेना, कमेंट में बता देना भाई टायर वायर अब भी रखते नहीं बसों में, क्योंकि अब तो एसी बस होगी लगभग मेरे हिसाब से।
तो जो बस होती थी ना छत पे, वो मतलब बस के छत पे एक टायर पड़ा रहता था बहुत बड़ा, स्टेपनी बोलते थे उसको। मैं उसके ऊपर ना लेट के ऐसे मतलब ठंड से बचने के लिए अपना जो बैग होता था अपने ऊपर रख के, तो मतलब 150 किलोमीटर का सफर उसमें तय करता था। और ये डर लगा रहता था, नींद तो कहाँ नहीं थी ठंड में यार, कहीं ये ब्रेकर, मेरे गांव ब्रेकरों के मामले में बहुत फेमस रहा शुरू से ही। और मैं कहूंगा कि मेरा गांव अगर मेन रोड पे नहीं होता तो ये आपका मंजित 5 साल नहीं होता, ये सच्चाई है। मेरे गांव का बहुत सही हो गया, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, जो भी मतलब मेरे साथ में रहते थे, मेरा गांव, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था यार, मैं इसलिए कलाकार बना। सॉरी मैंने बात काट दी। जब ब्रेकरों पे मैं उतरता था कई बार तो ऐसा सीन होता था, गाय वाय रहती थी गोबर वोबर कर देती थी। और जब मैं, मेरे साथ बनी ये चीजें, जब मैं उतरता था कई बार ब्रेकर से कूदता था, क्योंकि उनको पता चल जाता कोई ना कोई भी छत पे है या छत पे लटके हुए हैं, तो उनको शीशे में से दिख जाता था ना, तो वो टेढ़ी करके ऐसे भगाते थे बस वाले भी। और उस दौरान कहीं ना कहीं ट्रेजेडी ऐसी हो जाती थी, जब मैं ऊपर से हाथ बल्ले भी छुट जाते तो ग्रीस वरीस होता था, दूसरा गिरते थे तो ऐसा बैठता था कि गोबर के ऊपर ही जाके पड़ते थे, गोबर ऐसे पूरे कपड़ों पर पूरा हाल हो जाता था। मतलब वो भी एक अपने आप में एक यादगार पल है। तो दोस्तों गांव मेरा रोड पे था, इस वजह से मतलब मुझे बहुत, मतलब रात को कभी भी मैं हरियाणा में खासकर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग करने गया या कहीं पे गया, तो मुझे मेरे गांव का ये रहता था कि मेरा गांव था ना वो मेन रोड पे था, किसी भी टाइम मैं वहां शूटिंग करके अपने गांव में पहुंच सकता था। अगर गांव मेरा मेन रोड पे नहीं होता तो शायद मंजित 5 साल नहीं होता, क्योंकि अप्रोच रोड पे जाना बहुत मुश्किल की बात थी उस टाइम पे। मेन रोड पे घर था, इस वजह से मतलब मैं एज ए आर्टिस्ट बना। उसके बाद जब सीडीओ का दौर था, तो मैं 2004 में जब लगभग मैंने 3-4 साल, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, उसके बाद मेरी टी सीरीज में एंट्री हुई। आपके हरियाणा से एक हीरो अकेला मैं, एक ऐसा मॉडल चुना गया था जो मुझे बहुत फक्र भी हुआ था उस टाइम पे। नोएडा फिल्म सिटी 16 सेक्टर में मुझे वहाँ बुलाया गया। कुछ उनको एज ए हीरो ऐसा चाहिए था कि भाई जो अच्छा काम भी करता हो, डांस भी करता हो और अच्छा हो। तो मेरे पास कॉल आया था, और उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। मेरा एक नंबर था, रिलायंस का नंबर लिया था उस टाइम पे, अगर वो फ़ोन आता था 500 रुपये का, वो मैंने किसी से सेकंड हैंड लिया था, और वो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। फ़ोन आया, वो मैंने किसी से सेकंड हैंड लिया, वो बाल्टी में गिर गया यार। और वो बाल्टी से गिर के जैसे मैं ठीक करवाने के लिए गया, वो आप ये सोचोगे यार सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन हुआ था वो नंबर, वो फ़ोन। उस पर मेरे पास फ़ोन आया, हाँ भाई महावीर पेटवाड़िया जी थे, पेटवाड़ से, गांव से थे। मैं उनको भाई अपना आदर्श भी मानता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हमें डायरेक्शन के मामले में, और कुछ ना कुछ सीखा उनसे। हरियाणा के इकलौते डायरेक्टर वो थे स्टार्टिंग में। तो उनका फ़ोन आया, बोले हाँ भाई मंजित बोल रहा है। हाँ जी। बोला बेटा मिला था एक बार। माँ जी बताओ। बोला आ जा, हाइट कितनी है तेरी? वो सीधा उन्होंने ये दो चीज़ें पूछी, और बोला कल एक बार मिल ले मेरे से और वहाँ आ जा। उन्होंने बता दिया, मैं ठीक है जी। और वो ऐसा कहते फ़ोन ही ऑफ हो गया। वो मैं देखूँ उसको ऐसे ऐसे करके वो फ़ोन ऑन नहीं, और डेड हो गया। मैं तरीके वहाँ से फिर मैंने दोबारा उसको पूछा, मैं कहा यार ये फ़ोन, बोला भाई साहब ये तो ख़त्म हो गया ना, उसमें वो नंबर मेरे को दिखा ना कुछ और उन्होंने मुझे बता दी वहाँ आ जा। सुबह अपने कपड़े लिए 2-4, मैंने कपड़े उपड़े उठाए यार, दोस्तों के लिए जो भी है मंगा भीतर, कई बार शूटिंग में जाना थे, वो कपड़े मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं होते थे। मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा। पहले विट्टा कैमरे मतलब स्टारों के ऊपर लगते थे विट्टा कैमरा, जो बड़े स्टार हीरो होते थे वो टी सीरीज में ही थे, नहीं तो हम छोटे छोटे जो अपना ब्याह शादी हो गए कैमरे होते, डट कैसे डलती थी उन पर शूटिंग कर रखी थी। वहाँ गया पहली बार, उसमें वहाँ विट्टा कैमरा था। और पहले शॉट में मैं जब गया तो कोई ऐसा ही गाना था नॉर्मल सा, तो उन्होंने गाना बजाया और शूटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो चालू नहीं किया कैमरा, और मेरा वन टेक ओके था। वो बोले यार कट 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 कट। वो आए डायरेक्टर साहब, उन्होंने मेरे छाती में लगा लिया, बोला यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, दोबारा लेते हैं। मैंने जब उन्होंने कट बोला, मैं सोचा वो तरीके नाश नैया डूब गई यार, नहीं बनेगी बात, मैं तो नाश हो गया। मैं इन्होंने कट बोल दिया यार, पहले थोड़ा सा नाचते और वो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कट इसलिए बोला था यार, उन्होंने कैमरा नहीं चला था, कहीं डीवीसी खराब हो जाए, इसको कुछ ना आता हो। वहां जब उन्होंने ये बात मुझे 2 साल बाद बताई कि पहली बार जब तू आया था मंजीत, जब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने सोचा डीवीसी बहुत महंगी आती थी, और कहीं ना कहीं यार ये
कहीं पता नहीं खराब कर दे, कहीं कैसा काम करता होगा। तो मैंने वो कैमरा नहीं चलाया था। मंजीत, लव यू बेटा, तू आगे बहुत तरक्की करेगा। बड़ों का यार आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो उनकी वो कहीं ना कहीं जो बोली थी, बात थी, वो कहीं ना कहीं घर गई। और फिर वो उसके बाद उन्होंने कैमरा ऑन किया। मैंने रियलिटी में आज तक, मतलब वो बोले मंजीत आज तक, पहले ऐसे काटते थे गाना, मैंने ग्रुप के साथ स्टेप मिलाए और रियल में 19 मिनट में पूरा गाना कंप्लीट कर दिया। और मेन लीड के लिए कोई और एक दो और हीरो बुला रखे थे, सब कैंसिल हो गए। मेन लीड गाना तू ही करेगा। और 3 गाने मुझे और उसी एल्बम में मिले। फिर मैं नोएडा गया। नोएडा फिर उन्होंने मुझे बाउंड कर लिया। जब मैं आपका भाई वहाँ पे गया, फिजिक्स अच्छी थी, सेहत अच्छी थी। मेरे बड़े भाई सतीश हैं, वो पहलवान थे, मतलब भाई कबड्डी वड्डी खेला करते। वो छोटे ना मैंने लेके जाया करते, अच्छा खवाया करते अपने के लिए, अच्छा जुगर जो भी था, जैसा भी घर का ब्योत था। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप भाई नु कहा करते छोरन और के में ना तो पेट के तो ना होगा किते थे, वो करके खवाया करते। वो मन ने प्यार में ले जाया करता, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा था। बॉडी फिट थी मेरी, शरीर ऐसा लगा करता है तो 15-16 का पर लग गया था, 20-21 का। तो वो चीज़ें थी कहीं ना कहीं। फिर वो अपना मैं 4 साल तक बाउंड रहा। इसी दौरान अपना काम धंधा जो भी था करता रहा, साथ में भाई शूटिंग वूटिंग करता रहा। मेरे दिल के जो कीड़े थे वो निकल नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं कंपनी वालों के औरों के फ़ोन भी आ रहे थे, मंजीत भाई काम कर ले हमारे साथ, ये कर ले वो कर ले। लेकिन मैं फाउंडेशन के कारण कहीं काम नहीं कर पा रहा था। फिर 2006-7 तक मेरा था फाउंडेशन वहाँ पे। 7 के अक्टूबर में मेरा फाउंडेशन टूट गया। और एक मेरा गाना सुना होगा आप लोगों ने, हायर अ डॉक्टर ने, वो मेरा खुद का लिखा हुआ था। मैं लिख के वहाँ पे टी सीरीज में कंपनी में भी बोलता था जी ये गाने लिख रखे मैंने, ये कर लो। तो कहीं ना कहीं बच्चा समझ के यूँ सोचते थे यार अभी बच्चा है यार, क्या ये अभी तो बच्चा है, मतलब ठीक है ज़्यादा इतनी कहाँ नॉलेज होगी लिखने विखने की उसकी, तो वो मना कर देते थे, बोले अभी नहीं मंजित, करेंगे 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 आगे करेंगे ये करेंगे। तो इस टाइप का मामला चल रहा था। फिर जो मामला आया, मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो आया, अभी मैं टी सीरीज से मेरा फाउंडेशन छूटा। उसके बाद मैंने अपनी जो इतना स्ट्रगल किया था, इतना मेहनत किया था, हायर डॉक्टर ने गाना मैंने सुपर हिट गाना दिया। उसके बाद मैंने रुकने का नाम नहीं लिया दोस्तों। तो 2007 में मैंने वो गाना लिखा, उसने वो गाना रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद जो मेरे गांव का मेरा दोस्त था उसने कंपनी लगाई थी, तो गाने की सीडिया वगैरह नहीं छपवाई, उसका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना यार, जब कोई अच्छी चीज़ हो तो वो रुकती नहीं है। वो मेरा दोस्त था, उन्होंने बोला यार मुझे छोड़ देना इसका के माल मूल छपवाना, छोड़ यार जो छपकी छपकी। पहले 3,000 पीस छपते थे बस ओनली। तो 3,000 पीस छपे, वो कहीं बेचे देने जाते थे तो वो उन्होंने कहते थे यार रख दो यार दे देंगे ये यार, वो इस टाइप का मामला चलता था। जब ये सीडी में लेके जब हम खुद जाते थे तो वो बोले ठीक है मंजीत भाई बेच देंगे, एक आधा डिस्ट्रीब्यूटर जाना भी करता दुकान वाला, ठीक है बेचेंगे भाई बेचेंगे, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मैं बोला यार इसको हिट कैसे करा जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, गाने अच्छे हैं। दोस्तों मैंने शायद हरियाणा का कोई भी केबल ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे मैं घूमा नहीं। केबलों पे गया, सीटियाँ चलवाई, गाना इतना ब्लास्ट हो गया कि खुद दुकानदारों ने माल छुपाया हायर डॉक्टर ने एल्बम का। तो रही ये तो गाने की बात थी। और एक छोटी सी बात और मैं बीच में रह गया, आपको एक बताना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे भाई और ने मेरे से काम करवाया, मेरे भाई और ने ना इतनी आज़ादी दी मुझे, क्योंकि एक ऐसे परिवार में था, मैं सबसे छोटा हूँ, 4 भाई हैं मेरे, मैं सबसे छोटा हूँ। और उन्होंने ना मुझे एक ऐसा प्यार दिया कि ज़िंदगी में मुझे कई बार घर में ऐसा होता भाई तू फैक्ट्री में जा, तू यो काम कर, तू क्या देना चाहता, नहीं। मेरे भाइयों ने कभी भी खुद मेहनत करी है, घर का जो भी दिहाड़ी मजदूर अपना घर का काम होता लोहे का वो किया, लगे रहे वो। मैं उनके कपड़े तक, एक आधी पैंट बुरशट जो शादी ब्याह में से मैं आया करती, बर्थडे की से मैं आया करती, फिर वो छोटे काम आया करते, लेकिन मैं उनकी पैंट बुरशटों को भी काट देता था हीरो के चक्कर में, और वो अपनी बना लेता था। वो गुस्सा भी नहीं करते थे। फिर मेरी पैंट कित गई, फिर वो पैंट तो मैं पहरे पाता, बोले रहते ना तेरी पैंट ये तो मेरी पैंट लगा है, लेकिन वो न तेरी थी या मेरी होगी वो। तो ये भी बहुत बड़ी मतलब बातें थी। मेरे भाइयों ने बड़ा सहयोग किया है। आज भी मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज भी कभी भी ज़िंदगी में मुझे काम के लिए पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं बोला। और उस टाइम पे जब
मुझे वो चीज़ें याद आती हैं भाई। मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये भी कहूँगा, जो भाईचारे को ये बोलते हैं भाई मेरा भाई ऐसा निकल गया, मेरा भाई, नहीं। आप आगे से अपने भाई को प्यार दोगे ना, तो वो ऐसा नहीं कि आपको नफरत देगा। आप प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा। जब मैं छोटा सा था, मेरा बड़ा भाई ना टायर पंचर का काम सीखने लग गया था। और तो वो उसको 1 रुपया जैसे भी शाम को वो दे देता तो होगा मिस्त्री जो वेले भी बोला 1 रुपया, उस 1 रुपये में से मेरे को एक गाजर पाक लेके आता था, और मेरे को एक और ले जाकर ना बोला करता ले खा लिया। तो वो प्यार, वो लाड, आप झूठ मानोगे दोस्तों, मैं कलाकार बाद में हूँ। आज भी अपने भाइयों के लिए मैं अगर मेरे इसकी खाल की जुत्ती बनवा दूं ना, तो वो भी नहीं उतर सकता उनका एहसान। और आज भी मैं अपने भाइयों के आगे खड़ा रहता हूँ। मेरे में कोई कलाकारी वाले कीड़े नहीं है। आज भी मैं गांव में जाता हूँ, मेरे गांव में जाओगे किसी से भी पूछ लेना कि मैं जब भी मेरा कोई शूट वूट नहीं होता तो मैं गांव में जाता हूँ, अपने परिवार के बीच में रहता हूँ। मैं, मुझे मजबूरी है, मेरे को रोहतक रहना पड़ता है क्योंकि सारा काम धंधा शूटिंग का है। कि इसके पीछे एक रीजन है, जब मेरा आयरा डॉक्टर ने गाना चला था ना, तो बहुत सारे लोगों को ये पता था भी मेरे गाने में था बहु अकबरपुर में पूछ ले तू गांव बेचाले आड़ा। तो उस टाइम पे शहर से लड़कियां भाई इतना सा क्रॉप पहन के, टॉप वो पहन के गांव में पहुंच जाती थी, जीन्स वीन्स पहन के वो। और तो वो सीधी, अब फादर काम करते थे वहां पे, भाई सीधे दादा के पास या उसके पास, बोला मंजीत का घर कौन सा है, बोला यो है। तो मतलब बहुत से ज्यादा भीड़ सी रहने लगी थी उस टाइम पे गाँव में आना। फिर वो गाँव में जैसे पहनाओ देखना, फिर मैं कहीं से शूटिंग वूटिंग पर से आता तो मेरा दादा दूध दर बोले यार भाई यो अपना सिस्टम मोड़ा रखा अगर तू बाहर है किते ओड़े में ले अगर। तो कहीं ना कहीं गांव से थोड़ा सा दूर रहने का भी रीजन ये होगा था, नहीं तो मैं गांव को कभी नहीं छोड़ता। अब ये सोचते हैं कई मेरे भाई है कि यार कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नौकरी की बाट देख रहा हूँ, नौकरी लगेगी, किस्मत आएगी मेरे घर पे, दरवाजा खटखटाई आ जाए। यार नहीं दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बनना है तो। मैंने एक बार चुपके से एक बात बताता हूँ, मैं 8वीं क्लास के मैंने पेपर दिए थे। उस 8वीं क्लास के पेपरों के मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप हिम्मत मत हारो। जिंदगी में ये है ना सर्कल, अपनी जिंदगी, आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। कहीं आप सोचते हो कि नहीं मैं तो खुशी खुशी रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आज आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। हो सकता चंद सेकंड में ऐसा फोन आ जाए यार तेरे पापा को ऐसा हो गया, तेरे उसको ये हो गया। तो मतलब है ना, जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहो आप, दुख के लिए भी सुख के लिए भी। अगर सुख आता ना तो ये सोचो यार अगले पल में दुख भी आ सकता है, और दुख आ जाए तो उससे भी हिम्मत मत हारो, उससे भी ये सोचो कि यार आज दुख है ना तो सुख भी आएगा, आज दिन है तो रात भी होगी। तो बस मैं यही कहूंगा कि टूटना नहीं कभी। मैं एक छोटे से आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। 8वीं क्लास के मैंने पेपर दिए, बच्चा था मैं, और मेरा दोस्त था सिल्लू, सुनील नाम था उसका। और एक चीज और छोटी सी बात, मेरी लाइफ में एस नाम जो रहा ना, ये सच्चाई है। मेरे जितने भी आज तक दोस्त, अच्छे दोस्त और जो मेरी लाइफ पार्टनर है, वो सब है ना एस नाम से, सह नाम से ही आए हैं। मेरा दोस्त था या फिर पी नाम आया या ए आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मेरे नजदीक रहा वो सह नाम रहा है। मेरा दोस्त था सुनील, सिल्लू, फिर सोनू, फिर मेरी वाइफ आई सोनिया, मेरा दोस्त सैरी सुरेंद्र, मेरा दोस्त है संदीप। ये मेरे दोस्त रहे हैं क्लोज। फिर है मेरी जिंदगी में पवन, 3 मेरे साथ लड़का रहता है पवन। फिर एक पवन प्रॉपर्टी वाला मेरा दोस्त है, वो भी पवन है। उससे पहले मेरे साथ स्टार्टिंग में एक जिम मारता था, वो भी पवन है, मेरा दोस्त क्लोज फ्रेंड रहा वो भी। SRP मेरी जिंदगी में रहे। अच्छा चलो मैं बात बताता हूँ। दो सिल्लू नाम का लड़का था सुनील, वो मेरे से 2 साल 2.5 साल बड़ा था, और वो बीड़ी पी लेता था वो, मतलब मेरे भाई और ने देख रखा था। तो मेरा बड़ा भाई बोला भाई तू सारी चीजें ठीक है, बोला यो बीड़ी व्याड़ी पियो इसकी गेला मत रहा कर। मैं बोला ठीक है भाई। तो क्या प्लानिंग बनाई हमने, मगा तू जब भी मैं बुलाना होगा, क्योंकि घर का काम लोहे का था, पंखा वंखा फेरना या कुछ और भी काम था, तो मैंने दिखा रहा था मैं इस टाइम पे तू लकड़ेगा ना तो उसको ना तो रजा लेगा, मैं पीछे पीछे आ जाऊँ, तो मैंने बोला ये मत। तो उसके साथ अच्छा प्यार था मेरा, तो वो बीड़ी पिया था सिर्फ घर की इस वजह से रोके आ रहे थे। मैं बोला यार तेरे घर के नाटक में मेरी गिला, मैं बोला तू बीड़ी पियो यार, तेरी वजह से ज्यादा नाटक में ज्यादा ना कहा तू इसकी गिला मत रहा, मतलब मैं बीड़ी छोड़ दूंगा, तो वहाँ बीड़ी छोड़ देगा तो बढ़िया, फिर आप इकट्ठे रह लेंगे। तो ये चीजें हुई, उसने मेरे लिए बीड़ी व्याड़ी छोड़ी बेचारे ने। तो वो
हम कट्ठे पढ़ा करते तो बोले यार मैंने काम देखा है, टॉफी पैक करनी है। हाँ ठीक है फिर चल पड़ेंगे, माँ कह रुपये देंगे, बोले मेरे 600-700 रुपये देंगे महीने के, मैं 1.5 महीने की छुट्टी है, मैं चल पड़ूंगा। तो मैं उसके साथ गया वहाँ टॉफियों की फैक्ट्री में। आधे घंटे तक तो मैं बच्चा था यार, टाफी पैक करवाई थोड़ी देर। फिर वो बोले वही छोटू माँ बोला नु कर वो कट्टा आना उसका, वो थोड़े मार ले। मन ने बेरा नहीं भैया, थोड़ा ही उसका कुकर क्या करना उसका कट्टे का। तो बोला उसमें खांड है, वो खांड ने वो कूट ले तू जाके। मैं गया खड़ा हो गया उड़ा भाई, मैं वो खांड का मारू, वो बाठे हो रहे टॉफी बनने पहले वो मीठा होता जो। तो कहीं ना कहीं मेरे आंखों में पानी आ गया, वो जब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा होगा मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं बोला यार, मैं मेरे दोस्त होगा, मैं यार मेरे बना वो काम, मैं तो टॉफी पैक करूंगा तू कर ले। तो कहीं उसने बात सुन ली है टॉफी वाली, बोला भाई टॉफी पैक नहीं सारे काम करने पड़े ना, तो अपना घर भाज लो। तो टॉफी टाफी खा ली थी और थोड़ी 2-4 और नमकीन नामकीन भी पैक हुई थी, वह भी खा ली। तो वो टॉफी पैक कर जब वो तुड़वान लगे खांड खुंड, तो मेरा अजीब सा हो गया। बोला यार मेरे को तो ना हो, कहीं ना कहीं वो जो ऑर्डर सा था ना वो मेरे को मतलब दब गया। मैं मतलब मेरे को कोई ऑर्डर ना दे, मुझे वो अजीब सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो बोला यार टॉफी पैक ना होती ना रहे होते, अपना जो करना पड़ा ना तो अपना घर भाज लो। हम साइकिल मांग के लेकर जा रहे थे किसी की रोहतक, हम दोनों अपना वहां तक ले आए। मेरी माँ ना प्याज और चने, पहले चने चने हुआ थे सब्जी तो के वो पानी में घोट के सब्जी सी बना रखी थी। हम आए रास्ते में नहर पे बैठ कर हमने दोनों ने रोटी खाई। बोला यार क्या करेगा भाई, मैं बोला यार फैक्ट्री हम यार कौन है मेरा बना जा रहे हो, मेरा ऑर्डर ना उठा है। बोला फिर, बोले किसी की कोई खोदनी है 300 रुपये मिलेंगे, खोद लेगा। मैं भाई खोदना खादना नीचे नहीं बढ़ूंगा, मैं ऊपर तक खींच लूंगा। बोला खोद मैं लूंगा और तू खींच लिए। हाँ ठीक है, 300 रुपये की कोई खोदने के लिए चला गया मैं साथ में। ये यार 8वीं क्लास में कितना होगा। मैंने वो शाम तक हमने कोई काई खोदी, मैं कति आड़त मेरा कति ऐसा हो गया मामला अगले दिन बहुत तगड़ा। और वो 100 रुपये मैंने मिले, और मैं मतलब मेरे अपने लिए नहीं कमाना चाह रहा था, मैंने चाह रहा था यार, मैंने गरीबी देखी थी। एक छप्पर था घर पे और एक कच्चा सा घर था, उस छप्पर में भी आग लग गई थी। मतलब गां थी अपना, एक गां थी, उस गां के भी जल गई थी बेचारी, वो लंगड़ी हो गई थी उस टाइम पे वह। तो वो दौर देख रखा था, कहीं ना कहीं चाह रहा था यार मैं कुछ कमाऊं, मेरे घर काम आ जाए, शुरू से नींद थी या थी। तो 100 रुपये में चुपके लेकर आया। और जब वो एक माँ एक ऐसी चीज होती है यार, जिंदगी में कोई हो ना हो लेकिन माँ एक ऐसी चीज होती है, वो अपने बेटे के थोबड़े ने देख कर बता दे कुछ ना कुछ दिक्कत है। मेरा बुखार सा बन गया उस दिन। और जब वो 100 रुपये मतलब वो 100 रुपये मैं बोला माँ, मैंने 100 रुपये मेरी माँ ही दे दिए। बोले कितने ले आए हो, मैं बताऊं नहीं मैं कितने ले आया था, कितने मंगाए मैंने पाए थे। तो मेरी माँ ने ना एकदम से मेरा आकर मेरा थोबड़ा पकड़ लिया, बोली सच बता कितना ले आया। मैं बोला माँ मैं रोने लग गया। नो बोली रो क्या था है, बोला सच्ची बता। फिर मैंने मतलब बताया नहीं, मैं बोला बस मैं उस सिल्लू के लेके उड़ गया था काम पे। तो मेरी माँ ने छाती का लगा लिया, नो बोली आज पता काट दूंगी कितने कहा। तो बोला इतना भाई इतना बाबू रहा। तो तो जो वो 100 रुपये थे वो उस दिन वहां फिर मतलब वो चीजें आ गई। बोला कितने जाने की जरूरत ना, तेरा भाई रहे तू, बोला इतना बड़ा तो पहले बोला पढ़ ले तू। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनका भाई पूरी हिस्ट्री मैंने देखी है मेरे आगे। कई मेरे तो ये बोलते हैं मंजित भाई एक बात पूछे महा, उम्र कितनी होगी। मैं बोला उम्र मत पूछो, मेरा काम पूछो, मेरे को काम कितना किया है, क्या चीजें देखे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार, मैं किस किस का नाम लूं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका हाथ पकड़ के मतलब मैंने सहयोग भी किया है। और अभी पीछे अभी जैसे भी कलाकारों का नाम है, जैसे मासूम का जिक्र हो गया, अभी मासूम का गाना डिलीट हुआ था अभी। तो कईयों ने मुझे बोला मंजित भाई आप लाइव क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। और हालांकि मासूम ने एक गाना था मेरा बढ़ लेने दे जीजा तेरी रजाई में, वो तो वैसे आजाद जी की रागनी है, उसको गाना मैंने किया था। उस गाने का जैसे कि मासूम ने बोला था, फिर मेरे को कईयों ने फ़ोन करके बोला मंजित भाई तेरे गाने का नाम भी ले रहा है मासूम।
तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, मासूम मेरा छोटा भाई है, मासूम का तो बहुत बाद में आया, मासूम तो बहुत बाद में बना है, वो पहले मेरा छोटा भाई है, क्योंकि विकास जो उनका बड़ा भाई है, मैं और वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक हम इकट्ठे रहे हैं, और शायद कॉलेज में हम दोनों ही दोस्त थे। और उस टाइम पे विकास ने मुझे बोला था, मंजीत भाई मेरा भाई का बहुत कीड़ा है यो इंडस्ट्री का। तो सपना स्टूडियो में मैं मासूम को पहली बार जब स्टार्टिंग में मैं ही साथ में ले गया था, तो मेरा छोटा भाई है यार, वो कुछ भी बोल सकता है मेरे बारे में, जरूरी है बिल्कुल भाई, वो गाना ऐसा है तो उसके बारे में बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया। तो इन बातों का भी मैंने जवाब दिया। तो मैं कंट्रोवर्सियों में ज़्यादा रहता नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो नाम लेते हैं भाई, ठीक है यहाँ से शुरुआत हुई है तो मैं नाम क्या लेना, दिल से रिस्पेक्ट होती है, सारी चीज़ें छोड़ो। बाकी मैं तो उस चीज़ पे आ रहा हूँ आपके पास कि मोटिवेशन ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे आप टूट जाते हो, अरे यार अब क्या होगा, नाश हो गया भाई, ख़त्म हो गया सारा मामला। जब डॉक्टरनी वाला मेरा गाना हिट हुआ था ना, उसके बाद 2009-10 में एक ऐसा दौर आ गया था, कलाकार दिहाड़ी पे जाने लग गए थे। आप 10 और 12 के बीच में जब देखोगे तो एक ऐसा दौर आ गया था, बहुत सारे कलाकार बेचारे दिहाड़ी करने लगे थे, रेडी लगाने लगे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उनको देखा, मैं बोला तू यो, बोला भाई क्या करा, मैं क्या हो गया, बोला सीडी बंद होगी। कैस्टो का दौर था, फिर सीडी आई, फिर डीवीडी आई, और फिर डीवीडी भी खत्म हो गई, चिप आ गई। अब हम कहाँ काम करें ना, कंपनी वाले बंद हो गए, सीडी छपेंगे नहीं, क्या आएगा कुछ आएगा, सब परेशान भाई। रोज ये सोचते भाई 75 रुपये की चिप आती थी, शायद बताएं 250 रुपये की आती थी, बोले चिप में इतने गाने आते हैं, 250-300 गाने, ये कहाँ से आएंगे। मतलब सब कंपनी वाले परेशान थे इस चीज़ से, भाई क्या क्या होगा। फिर वो चीज़ें होगी भी, गाने डालने लगे, बोले ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। फिर अब सब कलाकार ऐसे दुखी हो गए कि मार्केट में सब परेशान हो गए, अब कैसे काम चलेगा। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब, मैं आज भी, आप झूठ मानोगे, मेरा आटा कितने गेहूँ लिए मुझे कोई मतलब नहीं है, भैंस ने कितना चने खाए, कितने बंदोड़े खाए, कितना केक रहा, मुझे कुछ पता नहीं है। 2 किलो दूध आता डेली घर से रोहतक, क्योंकि मेरे पास आने जाने वाले भी हैं। लस्सी आती है, और स्पेशल मेरा 1 किलो दूध, यानी कि 3 किलो दूध आता है मेरा, और 1 लस्सी की बोतल, और मेरा गाय का दूध स्पेशल आता है। मुझे नहीं पता मेरे भाई और क्या मतलब करते, क्या खिलाते, मुझे कोई मतलब नहीं। आज भी मुझे बच्चे की तरह प्यार करते हैं। मेरा भाई स्पेशल सतीश, मैं जिस दिन शूटिंग में हुआ, मैं नहीं होगा तो घर पे पहुंचा के आएगा। तो मैं इसलिए बचा रहेगा, तभी मैं अभी तारीफ कर रहा था, भाइयों का प्यार जो होता ना भाई, उससे बड़ा प्यार कोई नहीं होता। क्योंकि जिंदगी में किसी ने ये बोला है कि राज सबसे छुपा ले, लेकिन भाई से नहीं। तो मैं अपने भाइयों को सारी बातें शेयर करके चलता हूँ। जब ये दौर आया ना, जब सीडीओ का सब कुछ खत्म हो गया, तो शायद मेरे भाई मेरे पीछे खड़े नहीं होते तो मंजीत पांचाल नहीं रहता। क्योंकि 2 साल ऐसे थे जिंदगी के कि 1 रुपये का भी काम नहीं किया। फिर आया थोड़ा सा पता चला कि यूट्यूब चालू हो गया भाई, कोई 13 में जाके 14 में, हाँ 14 के आसपास में पता चला यूट्यूब भी कोई चीज़ है। अब हमें ये नहीं पता यूट्यूब कैसे खुलता है, क्या करता है, कैसे पैसे आते हैं, कुछ होता है, हमें उसका भी नहीं पता। अब गाने का कीड़ा तो था ही कहीं ना कहीं। तो मैंने 1-2 गाने किए उस टाइम पे यूट्यूब पे, छोरी तेरे शूट की कढ़ाई मार डालेगी, गाने का अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था मिलियन क्या होता है, वो 3M लिख रखा था उसके आगे। और वो उस टाइम का मेरे हिसाब से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चलने वाला गाना था मेरा, छोरी तेरे शूट की कढ़ाई मार डालेगी। NDJ वालों ने चैनल लगा था कोई, तो वो उस टाइम पे वो छोरी तेरे शूट की कढ़ाई के इतने व्यूज़ आए। तो मैं बोला यार ये तो 3 ने कुछ है के है, 3000 के M है, इसका भी पता नहीं। तो इस तरीके से फिर यूट्यूब का दौर स्टार्ट हो गया। फिर एक ट्रेजेडी और होगी, पैसे वाले ही गाने बना सकते थे, पैसा उस टाइम पे हमारे पास ख़त्म था। अब मोटे मोटे पेट वाले थे, अट्टे कट्टे से ये मोटे मोटे, और लड़कियां आने लगी थी एक आधी, उनके साथ मोटे मोटे पेट वाले थे जो वो हीरो। अब मैं डायरेक्ट मैं जिंदा क्यों रहा, एक और बताता हूँ आपको। शरीर फिट मेरे भाई और ने करवा दिया भाई, बॉडी फिट करवा दी घर से, अच्छा मामला, खाना पीना जैसे भाई दूध की गाय है, स्टार्ट से बॉडी अच्छी थी। गांव वाले मेरे भाई दोस्त थे, वो बोलते यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता।
मॉडलिंग कर। तो वहाँ से हीरो बनना स्टार्ट हो गया। लिखने का शौक ऐसे जोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया था, मैं अच्छा लिखने लग गया। डायरेक्शन कहाँ से आ गई, जो सोचा वो शूट कर दिया, वो हिट भी होगी। लोग बोले डायरेक्शन भी कर लेता। तो मतलब ना 3-4 काम आने चाहिए। आप एज ए हीरो के ऊपर उस टाइम पे मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि फिर मेरे को पैकेज मिलने लग गए थे, भाई तू सारा काम करके दे दे, 2 पैसे उसमें बिकने लग गए, बचने लग गए थे। तो जिसलिए भी जिंदा था। तो सॉरी मैं वो बात काट दी। जब ये 14-15 का दौर आया ना, जब गानों का यूट्यूब का मामला आया, तो अब हम तो खत्म हो चुके थे, बिल्कुल काम छूट गया था। अब जिसके पास पैसे थे वो हीरो, हम डायरेक्टर। अब मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ, हीरोइन मेरे कान में आके कहती है, नई नई लड़की आती थी, हाय सर कैसे हैं, बढ़िया जी बताइए। बोला सर आप क्यों नहीं मॉडलिंग कर लेते। अब वो बेचारी दिल्ली दाली साइड की थी, और उधर गाने बनाने उन्होंने देख रखे थे कि नहीं देख रखे थे। बेचारी तकरीबन अपने जिस फील्ड में हरियाणा में आई थी ना, तो तकरीबन पंजाबी जो उस टाइप के औरत की लड़की थी, तो पंजाबी आई थी, लोकल लड़की फिर भी नहीं आई थी, क्योंकि डर लगता था यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, भाई यूं डर लगता था कहीं घर वाले ये बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, गांव क्या बोलेगा, उस डर से नहीं आई थी। क्योंकि पहली बार भी नरेंद्र बलारा जी के साथ थी, तो टीना जी थी, वो भी पंजाबी वर्ग से बिलोंग करती थी। तो स्टार्टिंग में पंजाबी वर्ग से ही आर्टिस्ट आते, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा लिखा और उनका जो माहौल था ना फ्रैंक था। तो उसी तरीके से जब हम आए तो वो पंजाबी टाइप की लड़कियाँ आती थी, हीरोइन थी भी, वो पढ़ी लिखी होती थी, उनके फैमिली। तो मेरे कान में बोलती, जैसे मैं कैमरे के पीछे समझाने लग रहा हूँ, आगे हीरो है वो मोटा सा, बोला सर आप हीरो होते ना अच्छा लगता। और अच्छा मैं ठीक है देखेंगे जरूर, आपने बताया अभी। तो ऐसे बात टाल देते थे, बोला सर थोड़ा सा समझो। तो दोस्तों 3 साल तक 2 साल तक फिर काम छुटा रहा। 15 के लास्ट में फिर मेरा एक शागिर्द है, मेरा शिष्य है, वो मेरे को बोला मेरे स्टूडियो में, बोला गुरुजी आपको दोबारा हिट मैं करता हूँ। तो उसको मैंने देखा ना, तो मेरे आंखों में पानी आ गया। वो पानी कहीं ना कहीं ये था कि वो मेरी मजबूरी थी, मैं गाने नहीं कर पा रहा था, पैसे नहीं थे, और डामाडोल हो चुका था, डीवीडी का तोड़ चला गया था, पैसे आ नहीं रहे थे कहीं से। मैं उसकी तरफ देखा, मैं ठीक है भाई बोल देते हैं। फिर मैंने उसको बोला मैं जल्दी मिलते, मैं कहा बेटे मैं अब तू हिट करेगा। मैंने बोला गुरुजी बुरा लगा क्या। नहीं बुरा नहीं लगा बेटा, तेरा कहने का अंदाज थोड़ा सा गलत था कि आपको मैं हिट करूंगा अब दोबारा। तो बोलता गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ या कुछ आप ट्राई करते हैं गुरुजी, हो सकता अच्छा हो जाए कुछ। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला मिलते हैं। अब मुझे पता था, देखो कोई आपके पास से शिष्य हो या कोई हो, दुनिया को पता ना हो, पता आपको ये पता है कि इसमें ये थोड़ा सा यहाँ कमी रहती है। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं पता था कि उसको डांस वांस में थोड़ा सा हार्ट टाइट है उसका। तो फिर मैंने गाना किया था चाड़ा, सपना। और मैंने सपना जी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, उनको वो गाना पसंद आ गया और उन्होंने स्टेज पे कर दिया वो गाना। उसकी भी एक हिस्ट्री लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट में बता देता हूँ। उनको गाना पसंद था सपना जी को, वो बोली मंजीत जी ये गाना करते हैं। बोला, मैं बोला अभी बजट नहीं है मेरे पास। बोले सर बजट की क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे मैं बजट की टेंशन है ना। बोला बताओ ना, मैं आप कितने पैसे लेती हो। उस टाइम पे सपना जी 25,000 रुपये लेती थी। बोली ठीक है सर करो शूट, आपको दिक्कत नहीं, पेमेंट वेमेंट का कर लेंगे। बोला कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो उसी दौरान कुछ बजट मैंने एडजस्टमेंट किया। फिर एक ऐड आई थी, सपना जी ने और मैंने की थी, एक आरओ की ऐड थी। तो उनसे मैंने बताया भाई अब लगभग शूटिंग का खर्चा 50-55 हज़ार तक तो ऊपर जाना है, तो सपना ही ले जाती 25। तो बाकी और भी कैमरा वैमरा डांसर वांसर सारा मामला था। मैं बोला यार ये तो पंगा हो जाएगा। फिर मैंने एक ऐड वाले आए थे, उनको बोला भाई ठीक है मैं आपकी भी ऐड करवा देता हूँ। तो सपना से मैंने बात की, माँ जी ऐसे ऐसे है सपना, मगा क्या करना है, माँ ऐड है वो भी करनी पड़ेगी। अरे सर कुछ भी करवा लो, आप गाना शूट कर लो, वो अच्छा चलेगा। कहीं ना कहीं सरस्वती माँ बैठी हुई थी, माँ ठीक है करते हैं। तो वो शूटिंग मैंने रख दी। 2-3 दिन बाद फिर सपना और ने मैंने वहाँ पे पहले वो ऐड शूट करी, और ऐड शूट करते करते रात को गाना वाना होते होते सुबह के 3 बज गए। रात को शूट था वो, और वो 2-4 घंटों में हमने शूट कर दिया। और मैं सपना की बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, शायद कहियो कि मुझे नहीं पता क्या थॉट है। सपना जी रियल में बहुत अच्छी, नेचर वाइज भी और वैसे ही बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, और बहुत रिस्पेक्टफुल है इन चीज़ों में। तो गाना वाना खत्म हो गया, सुबह के 4-5 बज गए शूटिंग खत्म होने के बाद। तो मैं एक साइड ले जाके, क्योंकि सबके सामने पेमेंट नहीं दी जाती आर्टिस्ट की, सबके अपने अपने लिंक है, हो सकता है मेरे से 25 मांगे और कहीं से वो 50 ले रही हूँ। तो मैंने उनको पेमेंट पकड़ा दी। सपना जी ने मुझे 10,000 रुपये वापसी दे दिए।
बोले सर बस ये मेरी पेमेंट आ गई। और उसमें से 2,000 रुपये मेरे को एक एज ए डायरेक्टर, उन्होंने मेरा काम अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जो काम कर रखा था पहले मुझे नहीं पता कैसा था। एज ए डायरेक्टर सर बोला मेरी तरफ से 2,000 आपने स्वीकार करना पड़ेगा, ये मतलब कुछ भी लगाओ मेरी आत्मा खुश होगी या कुछ भी XYZ, मतलब मुझे अच्छा लगा। बोला नहीं 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 मैं नहीं, आप ऐसा करो मेरी तरफ से लाइट वाले जो है ना उनको दे दो। आप झूठ मानोगे वो उन 25,000 रुपये में से 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके गई। 2,000 रुपये जो DOP था उसको दे दिया, उस टाइम पे DOP नहीं कैमरा वाला बोलिया करते, सारे लाइट वाले थे सबको 2,000 500 सबको बांट के वो ऐसे चलेगी। ये है सपनाकार मेरा। वो गाना फिर ज़बरदस्त हिट हुआ, आत्मा के साथ परमात्मा होता है, बहुत अच्छा हिट गया। और ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव फिर आगे। अभी कोरोना से पहले जैसे फिर मेरे गाने बहुत सारे ताबड़तोड़ हिट रहे। हेली पे आइए, तू तक तूतिया, कसूता सौदा, राणा जी, कम से कम मेरे हिसाब से जब ट्रेंडिंग का हरियाणा में पता भी नहीं था, मेरे लगातार 17 गाने ट्रेंडिंग में आए थे टोटा, और 17 गाने लगातार ट्रेंडिंग में रहे और गाने हिट टू हिट रहे। फिर एक दौर फिर आ गया कोरोना में जैसे कि मैंने 5-6 गाने शूट करके रख लिए, सारा बजट लगा दिया, और फिर बजट लगाने के बाद कोरोना आ गया, सभी डरे हुए थे क्या होगा क्या नहीं। फिर वो गाने गुने रिलीज हुए, सारा मामला हुआ, ठीक है, दौर थोड़ा सा अप डाउन हो गया। और 21 यानी कि 2021 में मेरे पेट की नस फट गई। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं होना ज़िंदगी में, ये बहुत तगड़ी बात आपको सुननी पड़ेगी ध्यान से। मैं 2021 में मैं बॉम्बे था और मैंने एक इंजेक्शन जो मुझे आना जाना पड़ता था फ्लाइट, और मुझे नहीं पता, मैं तो उसी को कुछवार समझूंगा क्योंकि मैं कोई गंदा नहीं खाया आज तक, जंक फूड नहीं खाया, फास्ट फूड नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। और मतलब ये कैसी प्रॉब्लम आ गई कि पेट में मेरे यहाँ पे दर्द हुआ और मैंने इंजेक्शन लगवाया, 3-4 दिन नहीं दबा वो। तो 15 दिन पहले मैंने वो कोरोना की वैक्सीन ली थी, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये लगा यार इसकी वजह से हो सकता है। सिर्फ ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। ये आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। मैं बॉम्बे था, 2 दिन मैंने इंजेक्शन लगवाए, तीसरे दिन और 8 तारीख को 7 तारीख तक मेरे को बहुत तगड़ा दर्द था। 5 को मैं गया था यहाँ से, 5 को मुझे बहुत तगड़ा दर्द हो गया था। 6 तारीख को इंजेक्शन लगवाया, 7 तारीख की सुबह तक अंत लेवल का दर्द हो गया था, मतलब बस पूछो मत। तो मैं वहाँ के एक हॉस्पिटल में गया, सुबह इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा दर्द कम हो गया। और 8 तारीख को फिर कोरोना लगना था, वो लॉकडाउन लगना था। तो इतना दर्द होने के बावजूद मेरे को ऐसा लगा यार अति होगी, अब मरूंगा मैं। तो हॉस्पिटल में सुबह सुबह मैं गया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। सुबह 8 बजे मुझे बहुत तगड़ा दर्द फिर स्टार्ट हो गया। 9 बजे डॉक्टर आने थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद उन्होंने बताया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, भाई आपके पास 20 घंटे हैं, नस फटने वाली हो रही, बहुत फूली हुई है, अगर फट गई तो दिक्कत हो जाएगी, बताओ क्या करें। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि यार अगर कुछ भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि यहाँ मैं मर जाऊँ, तो ये तो कोरोना वाला इंजेक्शन लगा के मुझे मार देंगे यहीं पे, या मतलब जो भी सॉरी यहीं पे फूक फाक देंगे मेरे तो यार, हड्डी भी मतलब मेरे की तो वो राख भी नहीं मिलेगी घर वालों को, ना मेरा मुंह देखने को मिलेगा यार, ये तो अंत हो गया। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था क्योंकि मेरा जो शरीर का हाल हो गया था ना, ऐसा हो गया था कि बस पूछो मत, पीला पीला सा फेस हो गया था, चिरपटाट सा गात, फिर दम निकलने को हो गया था, ऐसा मामला चल रहा था। मैं बोला नहीं मंजीत हिम्मत नहीं हारनी। मैं बोला जी कितने, बोला 20 घंटे के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा, बताओ। मैं बोला मैं कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने ऑपरेशन के 3.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए कुछ समथिंग बताया मेरे को। चलो पैसे की भी एडजस्टमेंट हो जाती, लेकिन यार मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि यार अगर यहाँ मर गया ना, कल लॉकडाउन लगने वाला, पता नहीं क्या होगा। मैं बोला डिसीजन ले लिया, मैं कहा यहाँ नहीं, मैं रोहतक जाऊँगा। होली हार्ट में आदित्य बत्रा जी हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, आज आपके माध्यम से बताऊँगा। होली हार्ट हॉस्पिटल है दिल्ली रोड, सॉरी दिल्ली चौक पे है रोहतक में। तो बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब से मेरे अच्छे रिलेशन हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, वहाँ हॉस्पिटल में साइड में हो गया, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे हैं। बोला मंजीत कहाँ है तू? माँ जी हाँ, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोल रहा है। अरे अपेंडिक्स का कोई ऑपरेशन होता है क्या, डरा क्यों है, अब करवा ले वहाँ पे। मैं डॉक्टर साहब मैं मेन बात ये नहीं है,
मैंने बात है कि यहाँ लॉकडाउन लग जाएगा, कल को कुछ दिक्कत होगी तो मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। हाँ बोला ये बात ठीक है। बोला फिर आ जा तू। माँ जी ये 20 घंटे बोल रहे हैं, बोला ऑपरेशन का। बोला 20 घंटे, मेरे को रिपोर्ट भेज। मैंने रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट भेजने के बाद इन्होंने देखी, बोला दिक्कत सो थोड़ी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार डॉक्टर साहब को बोलता हूँ, आपको फ़ोन करेंगे जो इनके वो हैं सर्जरी वाले। तो विनोद जांगड़ा जी होली हाट में यार, उनका भी शुक्रगुजार है, जो आज मैं जिंदा उनकी वजह से हूँ भाई। उनका फ़ोन आया मेरे पास, एक आर्टिस्ट होने के नाते आता नहीं था, उनको क्या मतलब है एज ए डॉक्टर मेरे पास फ़ोन करेंगे। वो बोले हाँ मंजीत कैसे हो भाई, आदित्य जी ने नंबर दिया था, अभी आपका बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है। बोला अच्छा। अरे बोला कुछ ना होता है, अपेंडिक्स ना, मैं करूँगा नहीं ऑपरेशन, तेरा ऐसे ठीक हो जाएगा, छोड़। माँ जी नूनू बता दिया ना, तो बोला कुछ बता दिया, तेरा ऑपरेशन करने की जरूरत ना, वही मैं किसी को बोलता तू बॉम्बे में दिखा ले। माँ जी बॉम्बे में ना दिखाना, मैंने तो आड़ा आड़ा आड़ा। बोला फिर आ जा फिर तू। उन्होंने मुझे ऐसे हौसले से कह दिया जैसे कुछ नहीं हो रहा है मेरे को, मेरे क्या थोड़ा सा जोश सा आ गया। मैं ठीक है जी आ जाता हूँ। बोला किस टाइम तक आएगा। मैं जी 5 मिनट में बताता हूँ। मैंने फ्लाइट देखी, 1 बजे की है, 3 बजे तक मैं यार मैं 4 बजे तक पहुँच लूँगा। तो 4 बजे तक के बाद मैं बोला ठीक है जी, मैं बोला जी 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा, उनको बोल दिया मैंने। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से उन्होंने मेरे से साइन करवा लिया कि आपको कुछ होगा ना तो आप जिम्मेवारी आपकी है, मैंने लिख दिया, मैं वहाँ से निकला। तो दोस्तों जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे वहाँ उतरा बॉम्बे, तो मतलब इतना दर्द हो गया था बस पूछो मत। और जनवरी का महीना था, कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड नहीं होती, सॉरी नॉर्मल होता है, लेकिन मैं जैकेट वैकेट यहाँ से पहन के गया था, 5 तारीख को तो गया था। मैंने यहाँ पे बांध के पूरा और मैं बैठ गया वहाँ पे, रोने लग गया। अब मैं यूं डरा हुआ था कि मैं इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकता था वहाँ, क्योंकि मेरे पास वो पास नहीं था, कोरोना का टेस्ट नहीं था मेरे पास। मैं यार अब मैंने बढ़ नहीं देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो एकदम से रोते रोते मेरे आंखों में पानी, और मैंने जैकेट की जो बाजू होती है ना पूरे अपने मुंह में ढुसा लिया, रोने लग गया बहुत तगड़ा। बोला मर गया मंजीत, और पूरी स्टोरी जिंदगी की आगे मैं यार घर वालों को तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी यार, नाश हो गया। फिर एकदम से मैंने है ना एक वो फिल्म देख रखी थी संदीप, वो जो हॉकी वाली थी, उसके पीठ में गोली लग जाती है, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल ये चीज़ें होती हैं। मेरे को फिल्म याद आ गई, मैं बोला यार उसका यहाँ पे कमर में गोली लग गई थी और फिर भी उसने मेहनत करी और हॉकी खेला वो खड़ा हो गए। तो वो कहीं ना कहीं मैंने चीज़ें दिमाग में आकर मैंने जोश भले, मैं बोला खड़ा हो, अपने आप को गाड़ी दी अंदर दे, मैं साढ़े तेरा क्या बिगड़ रहा, खड़ा हो मंजीत तू ऐसे मरेगा। अंदर से मतलब एक जोश सा करके, मैंने दर्द था मेरे आंखों में, पूरा नू काट गया वो मुंह में सर, मैंने यहाँ बांध कर फिर मैं वहां से चला हूँ डगमाते हुए थोड़ा सा, और मेरे को बुखार भी हो चुका था उस टाइम पे। और वो टेस्ट करने लग रहे थे ना, तो वो टेस्ट करने वाले ने मेरे माथे पे वो उठा दी, नूरा भाई साहब आपका टेम्परेचर, आपको बुखार, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूरी अंदर जी से ऐसे बोला, मैं पागल है क्या यार, मेरी फ्लाइट जाने लग रही है और मैं टैक्सी से कूद के भाग गया इसलिए टेम्परेचर आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ से दब गया, मैं कॉन्फिडेंस लेवल में था यार, बुखार कहाँ से लग रहा है तेरे को, बुखार लग रहा है क्या। और मेरे अंदर दर्द था। तो उन्होंने बोला भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो, यूं यूं करके बोला भाई साहब तो मेरे ऊपर गुस्सा करने, मैं यार बुखार टट्टू है जान लग रही मेरी फ्लाइट जान। मैं अंदर घुस गया, जैसे ही अंदर घुसा मेरे, फिर मैंने अपना वो मैं बैठा रहा, अंदर दर्द हो गया। फ्लाइट लेट होगी जी, फ्लाइट लेट होगी, 1 घंटा लेट, मेरे को और दर्द हो गया तगड़ा। करते 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 मेरा टाइम आ गया, बोर्डिंग का टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा चैन आया, मैं चल यार बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो मैं अंदर बढ़ गया। फ्लाइट में जाने के बाद ये हो गया बस अब बेशक मर जाऊं मैं, अब मेरी लाश देखो दोस्तों, ये मैं सोचना मंजीत ऐसा बोल रहा है, मेरे दिमाग में ऐसा आ गया अब मेरी लाश है ना दिल्ली उतरेगी, साला मेरा कुछ हो गया था, अब तो ये बीच में रोक नहीं सकते, मैं वहीं मरूंगा तो वहीं उतरेगी मेरी लाश, बस कुछ हो जाओ। अब कहीं ना कहीं तकलीफ थी। फ्लाइट में एक अंग्रेजन बैठी थी मेरे अपोजिट, बीच में मैं था और वो साइड में थी, बोली एक्सक्यूज मी एंड प्रॉब्लम, वो मेरे इस टाइप से बोली, मेरे तो किसी बात तना सुहा होती, प्लीज प्लीज साइड दिस साइड, वो इस तरीके की इंग्लिश बोल के भाई सीट पे आ जाओ आप, आपको प्रॉब्लम लग रही है। मैंने अपने पैर ऊपर करे और घुटने आए पे बिठा कर मैं ऐसे बैठ गया बहुत तगड़े उसमें। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आया दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैंने पहले यहाँ से चला था, जब मैं बॉम्बे से चला था, जब मैंने फ़ोन कर दिया था भाई एयरपोर्ट पर गाड़ी ले मिली है फलानी जगह मिली है, बस मैं बाहर आ जाना तक आ जाता। जैसे मैं रोज तका मतलब दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने इमरजेंसी घोषित कर दी, वहाँ मेरे पेट में दर्द है, वो बोले यहीं दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे पास टेस्ट नहीं था ना कोरोना का। बोला नहीं मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, मुझे पुलिस वहाँ तक छोड़ दो। तो एक वो गाड़ी होती है पत्ती वाली, उसने मैं गेट पे छोड़ा, गेट पे छोड़ते मैं सीधा गाड़ी में, और गाड़ी में आप झूठ मानोगे मेरे 34,000 के चलान है मेरी गाड़ी पे। मैंने ये बोल दिया था कोई रेड बत्ती आए किसी पे नहीं रोकना, तू चलने दे, क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो गई थी।
और रोहतक से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक वाक्य सुनाता हूँ। वो कहते हैं ना, वही यमराज के घर से मतलब मौत के मुंह में से आया था। मैं बताता हूँ। साध खेड़ी के पास है ना, जैसे कि एक भयानक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ उसी दिन। जैसे मैं सोया हुआ हूँ और जैसे ट्रक के नीचे गाड़ी दे दी उसने, और मैं जैसे मरने लग रहा हूँ, यहाँ तक मैं गाड़ी के नीचे आ गया। और मैं अपने ड्राइवर को सपने में, जैसे मेरे को तो सपना लग रहा था लेकिन उसके लिए तो रियल था, मैं बोला मार दिया ना तो नारा, मैं कहूँ था ना धीरे चला ले। मैं ऐसे रोक उसको रुक के मार रहा था, कुलदीप। उसने एकदम से पता नहीं, मेरा हाथ लगाना में बिल्कुल ठंडा सा होया पड़ा था, और उसने एकदम जोर से मेरे हाथ झटकन बोला गुरुजी गुरुजी। एकदम से मैं उठा ना तो मैंने देखा मेरे मुंह में से एकदम से खून की और पीला पीला कुछ आ गया। मतलब वो हो सकता वो जो फटी नस तो वो यहाँ पे चली जाती तो मर भी जाता था। और एकदम से मेरा मुंह में से पीला पीला और कुछ खून है ना मुंह में से आया, और मैं मतलब पागल सा होकर वो भी डर गया, पता नहीं क्या हो गया। वो एकदम से उसने फिर ताव देखा ना पाव देखा, उसने पूरी गाड़ी सीधा हो लिया हाट में। और बस मेरा जाते ही मुझे नहीं पता, इंजेक्शन जो लगाए जो भी था। सुबह 7 बजे मुझे होश आया। डॉक्टरों ने मुझे बताया, वो वीडियो जो भी थी, भाई मंजीत बच गया, तो ऊपर तने पता नहीं किसका क्या कर रखा है, कितना भला कर रखा, जो भी कर रखा तेरी आग गए, नहीं तो नस फटने के बाद कोई जीतता नहीं, 95% मर जाते, तू पता नहीं कैसे जिया। तो दोस्तों ये चीजें बताने का फिर क्या होता कि डॉक्टर बोले 6 महीने तक ना जिम में जाना, ना कुछ करना, ना कुछ अपने रेस्ट करना है। राइट। 2-2.5 महीने के बाद, 2-2.5 महीने भी नहीं होने दिए थे, मेरे को चाटी ही रहती है, क्योंकि आप 24 घंटे में अगर अपने शरीर को 1 घंटा नहीं देते तो आपकी जिंदगी बेकार है। आपको भगवान ने इतना सुथरा शरीर दे रखा है, आप कुछ खाते हो पीते हो, उसको हजम भी करना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में ना 24 घंटे होते हैं आपके पास, सुबह से लेकर शाम और फिर सुबह, अगर उसमें से आप अपने शरीर को अगर ना 1 घंटा नहीं दे सकते ना, तो फिर ये जिंदगी बेकार है दोस्तों। यार खाने के लिए टाइम है आपके पास, नहाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, शरीर के लिए क्यों नहीं है? डॉक्टरों ने मुझे बोला था 2.5-6 महीने तक कुछ नहीं करना। मैं 2.5 महीने बाद मैंने एक्सरसाइज करी, 1 महीने बाद ऐसी बॉडी बनाई, ये फोटो देख लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने शरीर बनाया और डॉक्टर के पास एक बार वैसे चेकअप करवाने चला गया, मुझे अल्ट्रासाउंड कर लो, कहते वो टाके टुके खुल जाए भीतर, वो होता ना बैम भीतर। तो मैं वैसे चला गया, बोला अरे मंजीत ये क्या हो गया, तू चेंज हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद, मैं काम भी करना है, बच्चे भी पढ़ने हैं। बोला तू जिम में जाता है? माँ जी ये देखो ना, मैंने जिम की वीडियो दिखाई। तो दोस्तों सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये और ये मजबूत होना चाहिए जिंदगी में। आप कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आपके इसमें लॉस हो गया, मेरी पूरी कहानी मतलब इतनी बड़ी मैंने जो आपको हिस्ट्री बताने लग रहा हूँ, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। कभी आप अप हो, कभी डाउन हो। मेरी जिंदगी में मैं 4-5 बार हिट फ्लॉप हो लिया, कई बार नो आया यार कुछ नहीं, अब तो खत्म हो गया मामला। तो दोस्तों बस लास्ट में यही कहूंगा आप लोगों को कि कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। ये एक सर्कल हमारी जिंदगी का, हम आए हैं, बच्चे हैं, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, फिर हमारा काम चल रहा है, हमें इस दुनिया से जाना, ये सच्चाई रखना, आपको जाना इस दुनिया से। लेकिन इस दुनिया में जाते जाते ना बहुत कुछ करके जाना। आप लोगों को हिम्मत नहीं आ रही है। आज मैं नौकरी नहीं लगा, आज मैं नहीं कहा, आप झूठ मानोगे, मेरे किस्मत में नौकरी करना लिखा ही नहीं था। मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया था, वहां नहीं गया, मेरे भाइयों ने मना कर दिया, छोटा है नहीं जाना, फिर कदे करवा देंगे। फिर मैं नौकरी लगा 2012 में, सरकारी नौकरी, वो छोड़ दी मैंने। सिर्फ मेरे से ये हाँ हुजूरी नहीं होनी थी, मुझे अपना कुछ करना था, मुझे हीरो मतलब मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता था यार, इससे अच्छी चीज क्या होगी। आपका छोटा काम, आप 2 पैसे कमा लो, लेकिन काम वो करो जिसमें आपको मजा आए। मुझे इस काम में मजा आता है यार, हीरो भी रहता हूँ, खाना पीना भी बढ़िया मस्त में, रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, तो मेरा और कहाँ दिल लगेगा यार। तो कभी भी आपका कोई भी फील्ड है, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप ये करते हो, यार भगवान सब कुछ आपको ही दे देगा। तो यार आपको पैसा दे दिया, लेकिन टेंशन तो कुछ ना कुछ और तो देगा ना भगवान। ऐसा थोड़ी कि आप यार उसमें जियोगे। आज मैं खुश हूँ, ठीक है भाई, मेरे पास पैसा ये है, लेकिन है ना एक चीज का इंतजार रखना जिंदगी में, सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। इसका कहने का मतलब यही है मेरा, आज दुख है ना तो हिम्मत मत हारो, सुख भी आएगा। और सुख में किसी को भूलो मत, अपनी मरोड़ में मत आओ, एटीट्यूड में मत आओ कि मेरे पास ये होगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं, बुरा टाइम भी आ सकता है। सिर्फ इन चीजों को याद रखो दोस्तों, और जिंदगी में मेहनत करते रहो। जब मैं मंजीत पांचाल बन सकता हूं ना मेहनत करके, तो आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो। लव यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।